नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 184 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां आज की वीडियो में हम इस सीरीज़ के चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है संभारण, अवधारणा, सिद्धांत और प्रकार। चैप्टर के नाम में ही चैप्टर के प्रश्न भी छुपा हुआ है कि संभारण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न सिद्धांत बताइए या फिर इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो पहला चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरी बुक का ना बेस यही चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया ना, इस पूरी बुक का आधा काम हो गया। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना शुरू करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बताता हूँ ईजी लैंग्वेज में, ताकि आगे की सारी चीज़ें आपको तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएँ। तो देखो, जो संभारण वर्ड है ना, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। अब जो लॉजिस्टिक्स है, ये जो संभारण है, इसकी शुरुआत हुई थी मिलिट्री साइंस में, यानी कि सैन्य विज्ञान में। लेकिन हमें कहाँ पर पढ़नी है ये? हमें अपने सब्जेक्ट में पढ़नी है बिजनेस फील्ड में, बिजनेस मैनेजमेंट में। तो देखिए, जब हम बिजनेस मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक्स वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, संभारण शब्द के बारे में सुनते हैं, तो हमारे माइंड में तुरंत ही ये बात आनी चाहिए कि एक उपभोक्ता तक जितने भी सामान जा रहा है, वो सामान बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा होगा। यानी कि सबसे पहले उस सामान के लिए कच्चा माल आया होगा, फिर उस कच्चे माल को विनिर्मित किया गया होगा कारखाने में। कारखाने में विनिर्मित करने से पहले कुछ योजनाएं बनाई गई होंगी, कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया होगा, फिर देखा गया होगा बाज़ार की डिमांड है या नहीं है, फिर बाज़ार तक सामान को पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों को देखा गया होगा, ट्रांसपोर्टेशन को देखा गया होगा, और आफ्टर दैट माल पूरी तरीके से जब तैयार हुआ होगा तो उसे दुकानदार के माध्यम से या सप्लायर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा होगा। यानी कि एक सामान जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सारी अवस्थाओं से होकर गुजर रहा है। जब हम उन सभी अवस्थाओं के बारे में देखते हैं ना, वो सारा अध्ययन हम किस में करते हैं? संभारण में। अब आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको आगे वाले चैप्टर जो है समझ में आएंगे, वरना आपकी मर्जी है। तो देखिए, प्रस्तावना यही बताती है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो संगठन है, कोई भी कंपनी है, उसमें उत्पादन और वितरण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, यानी कि चीज़ों का उत्पादन कैसे किया जाएगा और उसे ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसमें वो सारी गतिविधियां और जो सेवा सेक्टर की गतिविधियां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो हमारा सामान है, जो हमारी सामग्री है, उसका डिज़ाइन कैसा है, यानी कि फॉर्मेट कैसा है, उसकी प्राप्ति कैसे की जाएगी, उसका स्टॉक कैसे करेंगे हम, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम कैसे सामान को भेजेंगे, उसका रखरखाव कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में। तो ये प्रस्तावना आपको बता रही है। अब बात ये आती है कि संभारण की अवधारणा, यानी कि संभारण से हम क्या समझें। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि संभारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स कहते हैं। और ये जो वर्ड है ना लॉजिस्टिक्स, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द लोगोस से हुई है, जिसका मतलब होता है ऑर्डर, आदेश देना। ये फ्रेंच शब्द लोगर से मिला है, और लोगर शब्द जिसका अर्थ है सैन्य गतिविधि। यानी कि शुरुआत में किसमें, मैंने आपको बताया था अभी कि संभारण शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत में मिलिट्री साइंस में हुई है, यानी कि सैन्य गतिविधियों में हुई है। क्योंकि शुरुआत में पता क्या होता था, जब औद्योगिक क्रांति नहीं होती, यानी कि जब बाजार इतने विकसित नहीं थे, सेना तो जब भी थी। अब देखिए, जो सेना है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार आवाजाही करेगी। सेना के बहुत सारे सामान होंगे, बहुत सारी युद्ध सामग्रियाँ होंगी, बहुत सारे बंकर होंगे। अब ऐसे में उन सारी चीज़ों को जो हम स्टॉक कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की जो आपूर्ति कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं, और ये ना सप्लाई चेन टूटनी भी नहीं चाहिए, वरना सेना कमज़ोर हुई तो देश कमज़ोर हो जाएगा। तो शुरुआत में जो जितने भी हम सैनिक सामान की सप्लाई कर रहे थे, सेना को आधुनिक बना रहे थे, तो वहीं से शुरुआत हुई किसकी? लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की, यानी कि संभारण की। यहाँ पर यही बता रहा है, क्या बता रहा है कि संभारण की अवधारणा की बात की जाए तो ये सैन्य गतिविधि आपूर्ति से संबंधित है, जहाँ पर युद्ध कला सैन्य विज्ञान की शाखा होने के नाते इसमें हम सेना की जितनी भी गतिविधियाँ होती थी, सेना के लिए जितने भी सामान की उसकी आपूर्ति होती थी, और जो सामान वहाँ पर था उसके रखरखाव, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। संभारण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिलिट्री से हुई है, क्योंकि सैनिक जितने भी थे उनके प्रावधान, गोला बारूद, ईंधन की आपूर्ति, ये सारी चीज़ें हम देखते थे, और यहीं से शुरुआत होती है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की। अब हम सैन्य जब संचालन में रखते थे, यानी कि मिलिट्री साइंस में जब हम पढ़ते थे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, तो क्या क्या देखते थे कि सेना के लिए जितना भी सामग्री है, सेना का जितना भी सामान है,
उसका खाका कैसा हो, उसका डिजाइन कैसा हो, और उसे आगे कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब अगर हमने ये देख लिया कि सेना को इस सामान की जरूरत है, तो अब बात आती है उसकी प्राप्ति कैसे की जाए, और अगर प्राप्ति हो गई तो स्टॉक कैसे किया जाए, संचालन कैसे किया जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट तक सामान कैसे पहुंचाया जाए, सामान का रखरखाव कैसे किया जाए, और अगर गोदाम खाली करना है तो कैसे किया जाए। इसके अलावा कौन कौन से कर्मचारी किस किस चीज़ों को करेंगे, क्या चीज़ें बाहर करी जाएंगी, सुविधाओं की प्राप्ति कैसे होगी, निर्माण कैसे होगा, सेवाओं की प्राप्ति कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में पढ़ते थे। कब? जब इसका संबंध मिलिट्री साइंस से था। लेकिन आज इसका संबंध बहुत सारे क्षेत्रों से हो गया है, जो कि चैप्टर में आगे बताया जाएगा। आगे ये बताता है कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कि संभारण का विकास कैसे हुआ, यानी कि मिलिट्री साइंस से बिजनेस फील्ड में कैसे आ गई। तो शुरुआत में संभारण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिलिट्री साइंस से हुई। अब वो कैसे बिजनेस लाइन में आएगी, देखिए। हम सभी को पता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 1750 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का मतलब था पूरे के पूरे विश्व की सभ्यता का विकास। जो इंसान पूरी तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था पर संबंधित था ना, अब वो व्यापारिक अर्थव्यवस्था पर संबंधित हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा सामान कारखानों में बनने लग जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ होंगी। तो औद्योगिक क्रांति से ना पूरी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन केवल यहीं तक नहीं, ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट यानी कि संभारण प्रबंधन को भी प्रभावित करेगा। बड़े बड़े भाप के इंजन का आविष्कार होगा। जब भाप के इंजन का आविष्कार होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब भाप के इंजन नहीं थे तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत कठिन था। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में महीनों महीनों सालों सालों लग जाते थे। 1801 में ना पुर्जे बनने शुरू हुए, हथियार बनने शुरू हुए, घड़ियाँ बननी शुरू हुई, सिलाई मशीन बननी शुरू हुई, पुर्जों को असेंबल किया जाने लगा। यानी कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो इतनी सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई। फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत सारी समस्याएं भी आईं। समस्याएं ये आई कि उत्पादन तो बढ़ने लगा, अब उसे बाजार तक पहुंचाना है। अब बाजार तक पहुंचाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम ट्रांसपोर्टेशन का विकास करेंगे, और लगातार हमारे क्षेत्र में यानी कि मानव ज्ञान में लगातार क्रांति होती जाएगी, और एक से एक चीज़ें बनती चली जाएंगी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आ गया, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में इतनी बड़े पैमाने पर जो हानि हुई, उसके बाद तो जो बिजनेस मैनेजमेंट है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया, और जैसे जैसे बिजनेस मैनेजमेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी आगे बढ़ता गया। 1980 के बाद तो संभारण का विकास और तेज गति से हुआ, जहाँ पर हम सामग्रियों को प्रबंधित करेंगे, कच्चे माल की बात करेंगे, मशीन के पुर्जों की बात करेंगे, और ये भी कहेंगे कि सही समय पर सही स्थान तक इसे हमें पहुँचाना है। जितनी भी भौतिक सामग्रियाँ हैं वो जल्द से जल्द उस यूनिट तक पहुँचानी है जहाँ पर उसका यूज़ होना है। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है ना, सन 2000 और आज की बात मैं करूँ तो संभारण ने पूरे विश्व की ना अर्थव्यवस्था को पलट दिया है। आज संभारण का अंतिम लक्ष्य यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कार्य हैं, जितने भी प्रयास हैं, उसमें तालमेल स्थापित किया जाए। यानी कच्चे माल से लेकर निर्मित सामान तक बीच में होने वाला जितना भी प्रोसेस है वो सबको एक चैन की कड़ी में जोड़ा जाए। आज बड़ी बड़ी जो MNC कंपनियां पूरे विश्व में अपनी पैठ बिठा चुकी हैं। आज जो उपभोक्ता है ना, जो अपने बाजार में सामान नहीं खरीद सकता, आज वो ऑनलाइन करके पता है अपने घर पे सारे सामान मंगा सकता है। ये सब किसकी वजह से? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की वजह से। तो संभारण, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है कि संभारण का क्या अर्थ होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मिलिट्री साइंस से। लेकिन संभारण का विकास कैसे हुआ? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से। तो सबसे पहले ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति 1750 के बाद, फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर 1980 के बाद, और फिर सन 2000 के बाद क्या क्या बदलाव हुआ। ये 5 पैराग्राफ में आंसर लिख देना कि संभारण का विकास कैसे हुआ। अब बात आती है कि संभारण के विकास को किस किस चीज़ों ने प्रभावित किया है। तो देखिए, संभारण के विकास को जो प्रभावित किया ना, वो टेक्नोलॉजी ने करा है। जब टेक्नोलॉजी कम थी, संभारण का विकास भी उतना नहीं था। जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, जब डाटा इकट्ठे किए जाने लगे, जब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आई, जब सिस्टम उपागम का विकास हुआ, जब लागत बढ़ी, लोगों के पास पूंजी बढ़ी, तो संभारण की भूमिका भी बढ़ गई। देखिए, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, ताकि आगे भी जो वीडियो अपलोड की जाएँ तो हमें आपका मोटिवेशन मिले। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रही, तो फिर आगे हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम इसमें और क्या सुधार करें। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय व्यक्त कीजिए, ताकि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू लगातार रख सकें। अब बात आती है संभारण के प्रकार क्या हैं।
तो संभारण के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से कुछ की चर्चा ही की जाएगी। जिसमें से मैं मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आपको सैन्य संभारण के बारे में बता चुका हूँ। अब हम बिजनेस लॉजिस्टिक्स की बात कर चुके हैं। तो बिजनेस लॉजिस्टिक्स में हमने क्या बात करी थी कि एक आपूर्ति श्रृंखला होती है, एक सप्लाई चैन होती है, जिसमें हर बिंदु का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, बिजनेस लॉजिस्टिक्स। तो इसकी चर्चा यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके बाद तो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही कर ली और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की बात कर ली। अब बात करते हैं इवेंट की। तो जो इवेंट संभारण है यानी कि आयोजन संभारण है, ये क्या करता है, बहुत सारी घटनाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि आज तो शादियां भी इवेंट वाले करवाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट। एक बंदे को ठेका दे दिया, वो सारी चीज़ों को अपने आप देखेगा। अब जो इवेंट मैनेजर होगा ना, उसने बहुत अच्छे लेवल पे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को सीखा होगा डेफिनेटली। तो कोई भी घटना है, हमें उसका आयोजन करवाना है, कोई बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन करवाना है, या कोई बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करवाना है, या कोई बहुत ही बड़े बिजनेस मीटिंग का आयोजन करवाना है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे पता है, संसाधनों को इकट्ठा करेंगे, अनुसूचियों को तैयार करेंगे, आवंटित करेंगे लोगों को चीज़ें। तो जो इवेंट है, ये संभारण होने वाले आयोजन की जो गतिविधियाँ हैं, ये इवेंट की सफलता है उसको निर्धारित करता है। अब बात करते हैं सेवा संभारण क्या है। तो देखिए सेवा सेक्टर क्या है। देखिए मैं कोई भी काम करूँ उससे मुझे पैसा मिल जाए, ये क्या है, मेरा आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रियाएं कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बंदा कृषि पर निर्भर होगा, सेकेंडरी सेक्टर में बंदा क्या होगा, विनिर्माण करेगा, और टर्सरी सेक्टर में सेवा सेक्टर आता है। सेवा सेक्टर कुल मिलाकर ये होता है कि बंदा कोई उत्पादन तो नहीं कर रहा लेकिन फिर भी पैसा कमा रहा है। जैसे बाजार में बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं, दुकानदार हो गया, सप्लायर हो गया, ये सब कौन है, सेवा सेक्टर से संबंधित हैं। तो जब सामान बन जाता है ना फैक्ट्री में, तो इसके बाद जो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है और कारखाने से बाजार को जोड़ता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और यही चीज़ कहलाती है सेवा संभारण। कि सामान तैयार है, उसे बाजार तक पहुंचाएगा कौन, ट्रांसपोर्टेशन। इसे हम सेवा सेक्टर में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के संभारण हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे से बिजनेस लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की बात करी, इवेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इसके साथ साथ सर्विस लॉजिस्टिक्स की बात करी हमने, सेवा संभारण की बात करी। अब बात आती है कि संभारण जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, हमें उन वर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि सप्लाई का मतलब हमें पता ही है, वस्तुओं का मतलब भी हमें पता है, माल का मतलब भी हमें पता है, उत्पाद का मतलब भी पता है और स्टॉक का मतलब भी पता है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये संभारण प्रणाली में शामिल किए जाते हैं, और इन सभी शब्दों का जो प्रयोग है अदल बदल के लगातार किया जाता है। जैसे मैं कहूँ भाई वस्तु आ गई है, तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ सप्लाई हो गई है। मैं कहूँ माल आ गया है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ वस्तु आ गई है। मैं कहूँ उत्पादन तैयार है, तो भी तो मैं कह सकता हूँ सप्लाई हो रही है। और मैं कहूँ स्टॉक है, तो ये सारे जो 5 शब्द हैं ये एक दूसरे को अदल बदल कर प्रयोग करते हैं, इनका लगभग समान अर्थ है। अब देखिए, तो संभारण से संबंधित पहला शब्द हो गया। अब जब माल तैयार है तो यूज़र कौन है, क्लाइंट कौन है और कस्टमर कौन है, यानी कि प्रयोक्ता कौन है, उपभोक्ता कौन है और ग्राहक कौन है। तो ये तीनों ही व्यक्ति ना प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, सेवा का यूज़ करते हैं, सामान का यूज़ करते हैं। अब इनमें से जो प्रयोक्ता होता है ना, ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो बाजार में आते हैं, उत्पादों के बारे में जानकारी लेते हैं, हाँ भाई ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें, और चले जाते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रयोक्ता। उपभोक्ता वो होगा जो वस्तुओं का अंतिम उपभोग करेगा, और जो ग्राहक होगा वो होगा जो सामान को खरीदेगा। देखिए ग्राहक और उपभोक्ता में अंतर है। सपोज एक ग्राहक उपभोक्ता हो सकता है, एक ग्राहक उपभोक्ता हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ग्राहक उपभोक्ता ही होंगे। जैसे कि सपोजेड मुझसे किसी ने कहा कि कुछ सामान ले आइए मेरे लिए खाने के लिए, और मैं सामान लेने गया तो मैं ग्राहक हूँ, लेकिन मैंने सामान उसे दे दिया, वो उपभोक्ता है। यानी कि उपभोक्ता मतलब होता है जो वस्तुओं का उपभोग करे, जो वस्तुओं क्या करे, उपभोग करे। अब फिर अगला वर्ड आता है केंद्रीय वितरण केंद्र, यानी कि एक ऐसा सेंटर जहाँ से सामान को बेचा जाएगा। इसके लिए बड़े बड़े गोदाम हो सकते हैं, एक पंसारी ग्रॉसरी की शॉप हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, केंद्रीय वितरण केंद्र। जैसे बड़े बड़े मॉल है, वहाँ से सामान बेचा जा रहा है, यानी कि ग्राहकों को सामान जहाँ से मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय वितरण केंद्र। सेवा वितरण पॉइंट, कोई भी जो सुविधा होगी वो छोटे छोटे दुकानदारों, स्थानीय बाजारों में मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया सेवा सेक्टर में हर एक बंदा जुड़ा हुआ है, तो ये छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं जो हमें सामान पहुँचा रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, सेवा वितरण पॉइंट कहलाते हैं। अब बात आती है वस्तु। तो देखो वस्तु जो चीज़ है किसी भी संगठन द्वारा भविष्य की बिक्री के लिए यूज़ किया जाता है।
कि हाँ भाई इतना सामान बाजार में गया था, अब ये सामान बिक गया, अब हमें आने वाला स्टॉक चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री, हिंदी में क्या बोलेंगे, वस्तु। और अगला वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पाइपलाइन। देखिए पाइपलाइन शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टॉक से है, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ऐसे सामान को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा रहा है, तो इन्होंने वर्ड ले लिया यहाँ से पाइपलाइन। कह रहा जितने भी स्टॉक सुविधाएं होंगी उन्हें परिवहन के माध्यम से फटाफट बाजारों तक पहुँचाया जाएगा। कई बार दूसरे देशों में सामान पहुंचाना है तो बंदरगाहों से पहुंचाया जाएगा, यानी कि पोर्ट से पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में जो ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, यही तो कारखानों को बाजार से बांधे रखती हैं, वरना कारखानों से सामान बाजार तक कैसे पहुंचेगा। और यही काम पाइपलाइन का भी होता है कि घर घर पानी पहुंचाना है, गैस पहुंचानी है। और यही काम परिवहन के साधनों का भी होता है। तो यहाँ पर पाइपलाइन का मतलब क्या है, परिवहन के साधन। और एक है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब ये है कि जैसे आपको नए स्टॉक का ऑर्डर मिला, तो समय प्रबंधन के समय सीमा के अंदर उस ऑर्डर को हमें क्या करना है, पूरा करना है, उसको वहाँ तक पहुँचाना है, वरना आपकी क्रेडिट डाउन हो जाएगी मार्केट में। तो ये सारे वर्ड हैं संभारण में। और कौन कौन से वर्ड हमने पढ़े हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा है आपूर्ति वस्तुएं, माल, उत्पाद और स्टॉक। फिर प्रयोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, केंद्रीय वितरण केंद्र क्या होता है। केंद्रीय वितरण केंद्र वो होता है कि जहाँ पर एक साथ सामान सारा आ जाता है, फिर उसके बाद छोटी छोटी इकाइयों में जाता है। जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं सेवा वितरण पॉइंट कहते हैं। फिर वस्तु के बारे में हमने पढ़ा और फिर पाइपलाइन के बारे में हमने पढ़ा। अब बात आती है कि किसी संगठन में संभारण की क्या भूमिका होती है, किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में संभारण की क्या भूमिका और कार्य होते हैं। तो देखिए जब भी हमारी कंपनी होगी, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो हमारी भूमिका सिर्फ ये नहीं है कि हमने सामान बनाया और बेच दिया। केवल इतना ही नहीं होता एक बिजनेस में कि हमने सामान बनाया और क्या कर दिया, बेच दिया। हमें ना ग्राहक की संतुष्टि के बारे में भी ध्यान देना पड़ता है। हमें ये भी देखना पड़ता है जो सप्लायर्स हैं, जो इंटरमीडिएट कस्टमर हैं, जो अंतिम ग्राहक हैं, इन सब की संतुष्टि हमें करनी होती है संभारण की अवधारणा में। ऐसा नहीं है कि बस सामान बनाया बेच दिया। अंतिम संतुष्टि जब तक हर बंदे को नहीं होगी, देखिए सप्लायर को अगर संतुष्टि नहीं होगी तो आपका सामान सप्लाई नहीं करेगा, वो दूसरे ब्रांड को सप्लाई करेगा, तो आपका बिजनेस वहीं रुक गया। अगर इंटरमीडिएट कस्टमर यानी कि जो सप्लायर सामान खरीदेंगे उसके बाद अंतिम उपभोक्ता को बेचेंगे, अगर ये संतुष्ट नहीं हुए तो ये भी, इन्हें जहाँ कमीशन ज़्यादा मिलेगा ये वहाँ सामान बेचेंगे, और ग्राहक ही संतुष्ट नहीं हुआ तो खरीदेगा ही नहीं। तो संभारण में किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम सबसे पहले क्या बढ़ जाता है, ग्राहक की संतुष्टि। इसके साथ साथ उत्पाद, उसका मूल्य कब बढ़ाया जाए, स्टॉक को कब बढ़ाया जाए, किस जगह के माध्यम से वितरण होगा, लंबे समय तक प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कंपनी को मुनाफा कैसे होगा, ये सब संभारण के कार्य हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं सिस्टम अप्रोच क्या होती है। तो जब हम संभारण सिस्टम को पढ़ते हैं, संभारण की अवधारणा प्रणाली को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो एक सप्लायर है ये विनिर्माण प्लांट तक अपनी सामग्री का प्रवाह और अंततः ग्राहक तक कैसे पहुंचाएगा। यानी कि देखिए एक कंपनी कच्चा माल लेगी और उसके बाद जब सामान को बनाएगी वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, मार्केट। ये पूरा जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये क्या होगा, सिस्टम अप्रोच, क्योंकि पूरा सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। और ये भी बात ध्यान में रखी जाएगी कि कम से कम लागत पर ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हो। तो बिजनेस मैनेजमेंट में, व्यावसायिक प्रक्रिया में हम इन सभी गतिविधियों का ध्यान करते हैं और सारी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इनमें से एक भी गतिविधि को आगे करके, अलग करके हम संपादन की कल्पना नहीं कर सकते, संभारण की कल्पना नहीं कर सकते। अब देखिए इसके कार्यों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पहला कार्य सूचना प्रवाह, इसमें जांच की जाएगी सामान की, संपादन, प्रसंस्करण, समन्वय यानी कि तालमेल स्थापित किया जाएगा। फिर क्या करा जाएगा, भंडारण किया जाएगा, स्टॉक किया जाएगा। जहाँ सामग्री का भंडारण होगा उसे हम लोडिंग यूनिट कहेंगे, जहाँ से सारा सामान ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से दूसरी जगह पहुँचेगा। फिर हमने वस्तु के बारे में पढ़ रखा है, किसे कहते हैं, पैकेजिंग हमें पता ही है, पैकिंग और परिवहन के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि सिस्टम अप्रोच क्या है, तो आप बस सिंपल सी बात बताओगे, सिस्टम अप्रोच में कच्चा माल विनिर्मित हो गया और वो बाज़ार में बिकने जा रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं, सिस्टम अप्रोच में, जिसमें पहले सूचना लेंगे बाज़ार की डिमांड की, फिर हम क्या करेंगे, स्टॉकिंग करेंगे, फिर वस्तु के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, फिर पैकिंग होगी, संचालन होगा, अधिक से अधिक
लाभ के लिए हम कम से कम नुकसान के बारे में बात करेंगे, फिर संचार कम्युनिकेशन सिस्टम होगा और एंड में ट्रांसपोर्टेशन। ये पूरा पूरा सिस्टम चलता है एक। अब बात आती है संभारण के सिद्धांत क्या हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि जो संभारण प्रबंधन का उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी उद्योग की एक जो आपूर्ति श्रृंखला है, सप्लाई जो चैन है, ये पूरी हो। ऐसे में संभारण के सिद्धांत ये हैं कि सही सामग्री हो। जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने कोई फैक्ट्री खोली है, कोई कारखाना खोला है, या कोई बड़ी विनिर्माण इकाई खोली है, कोई बड़ा प्लांट लगाया है, तो हम सबसे पहले ये चीज़ें देखेंगे संभारण के सिद्धांत के अंतर्गत कि हमारी सामग्री सही है क्या। अगर सामग्री सही है तो क्या वो सही मात्रा में है, कितना स्टॉक है उसका, और सही स्थिति में है क्या, यानी ग्राहक को क्वालिटी दे रही है, वो सही समय पर बाजार में पहुंच रही है क्या, सही जगह पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि ग्राहक को जहां ज़रूरत है सामान वहां तक पहुंच रहा है क्या, और कॉस्टिंग कितनी आ रही है, उसकी लागत सही आ रही है क्या, और क्या सही ग्राहक तक पहुंच रही है वो। तो 7 सही हैं इसमें, और ये सातों के सातों बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और यही संभारण के सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। आगे ये बताया गया कि संभारण की गतिविधियाँ क्या होती हैं, यानी कि संभारण में कौन कौन से काम होते हैं। ये बातें हमने पहले ही पढ़ ली हैं। तो एक जो संगठन होता है वो, उसमें संभारण के क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले ऑर्डर लेगा, फिर ऑर्डर को पूर्ति करी जाएगी। जब ऑर्डर लिया जाता है तो क्या होता है, देखो जैसे जब हमें ऑर्डर मिलेगा तो हम पहले क्या करेंगे, उसे हैंडल करेंगे, यानी कि उस ऑर्डर को स्वीकार करेंगे, फिर उसका रिकॉर्ड रखेंगे, यानी कि लिखेंगे फाइलों में, फिर ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या ये बिल्कुल विश्वसनीय है ऑर्डर और तेज़ गति से पूरा हो सकता है। फिर हम जिससे, यानी कि जिस ग्राहक से हमने ऑर्डर प्राप्त किया है, फिर हम गोदाम को ऑर्डर देंगे, यानी कि ये ऑर्डर पूर्ति की पूरी एक श्रृंखला चलेगी। यानी कि मुझे कोई ऑर्डर मिला है तो पहले मैं ऑर्डर ले लूँगा, फिर मैं सोचूंगा कि ये कस्टमर लॉयल है या नहीं है, आफ्टर उसे रिकॉर्ड में सूचीबद्ध करूँगा, और फिर आगे इसका ऑर्डर दूंगा कि हाँ भाई हमारी कंपनी को इतना ऑर्डर मिला है और हमें ये माल इतने दिनों में तैयार करना है। जब ऑर्डर मिल गया तो आपूर्ति की बात करेंगे हम, आपूर्ति हो जाएगी तो सामग्री की बात करेंगे, और सामग्री हो जाएगी तो वेयर हाउसिंग, यानी कि भंडारण, स्टॉक। जब तक तैयार माल की बिक्री नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे, माल गोदाम में उसे रखेंगे, तो हमें स्टॉकिंग की भी जरूरत होगी। और फिर जब स्टॉकिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, वस्तु माल सूची नियंत्रण, यानी कि जो स्टॉक है वो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होना चाहिए, कम से कम, क्योंकि अगर अपर्याप्त होगा तो भी नुकसान और ज़्यादा होगा तो भी नुकसान। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें पता ही है कि परिवहन में संगठन में वितरक, डीलर और डीलर से अंतिम ग्राहक तक सामान जाता है, और ये सब किसके वजह से हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन से, परिवहन से। तो हमने ये क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एक संगठन में संभारण की क्या क्या गतिविधियाँ होती है। जहाँ ऑर्डर लिया जाता है, आपूर्ति करवाई जाती है, सामग्री संचालन होता है, फिर स्टॉकिंग होती है, फिर अंत तक सामान पहुँचाया जाता है किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। इसके साथ साथ उत्पादन की पैकिंग करना भी संभारण टीम की जिम्मेदारी है, ताकि टूट फूट ना हो, रिसाव ना हो, लीकेज ना हो अगर लिक्विड पदार्थ है तो, और इन्फॉर्मेशन भी दी जाए कि हाँ भाई ये किन किन चीज़ों से बनी है, कितने दिनों के लिए सप्लाई, कितने दिनों तक आप इसे रख सकते हो, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। अब बात आती है संभारण का वर्गीकरण क्या है। देखिए चैप्टर तो लेंथी बनना ही है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि संभारण का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो संभारण को 2 भागों में बांटा जाता है, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। इनबाउंड में क्या होगा, जितने भी सोर्स होंगे, जितने भी अधिग्रहण होंगे, जितनी भी सेवाएं होंगी, जितना भी उत्पादन होगा, ये सारा का सारा फर्म से संचालित होगा। जबकि आउटबाउंड में क्या होगा, आउटबाउंड में विनिर्माण इकाई से उपयोगकर्ता और खरीदारों तक अंतिम यानी कि तैयार माल और संबंधित सूचना प्रवाह का संग्रहण किया जाएगा। इसके अंतर्गत सारी गतिविधियां होंगी कि कौन सी चीज़ों का चयन किया जाए, आयोजन कैसे किया जाए, ढुलाई कैसे होगी, विक्रेता से खरीदार तक ये कैसी श्रृंखला चलेगी, और इसमें परिवहन जो ऑपरेटर हैं ये सारे के सारे संपर्क बनाए रखेंगे। यानी कि एक तरीके से आप मान लीजिए एक स्थानीय बाजार है और एक राष्ट्रीय बाजार है। आगे चैप्टर में संभारण के से संबंधित उद्देश्य क्या हैं। तो देखो संभारण के उद्देश्य ये होते हैं कि सबसे पहली बात, जैसे ही आपके साथ रिएक्शन हो तुरंत ही आप, जैसे आपके साथ एक्शन हो वैसे आप क्या करें, रिएक्शन करें। यानी कि यदि आपको स्टॉक मिला है, माफ़ कीजिएगा ऑर्डर मिला है, तो आप पहले उसे समय पर ऑर्डर पूरा कीजिए, ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि दीजिए। दूसरी बात यह है परिवर्तन की गुंजाइश ज़्यादा नहीं होगी, विलंब नहीं होना चाहिए,
गलत स्थान पर सामान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सब चर्चाएं हम पहले से ही कर चुके हैं। परिसंपत्ति के रूप में पूंजी का स्टॉक रखना चाहिए हमें, क्योंकि कब कितना ऑर्डर मिल जाए नहीं पता। इसके अलावा संचालन को हमें मजबूत करना चाहिए और अपने सामान की क्वालिटी में लगातार क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। और एक साइकिल चलनी चाहिए जीवन चक्र सहायता, जिसका उद्देश्य जीवन चक्र का समर्थन होना चाहिए। यानी कुछ वस्तुएं बिना गारंटी के ऐसे बेची जाती हैं जैसे कि वो एक अच्छा काम करेगी, ऐसा विज्ञापन दिया जाता है। तो हमें अगर लॉयल्टी के साथ, कस्टमर के साथ लॉयल्टी बनाकर रखनी है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा सही है। आगे लास्ट पैराग्राफ है कि संभारण के प्रकार बताइए। तो ये चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि संभारण को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है प्राप्ति संभारण। इसके अंतर्गत क्या होता है, कच्चा माल प्राप्त किया जाएगा और अगर हम पुर्जे असेंबल करते हैं तो पुर्जों की प्राप्त किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले होगा प्राप्ति संभारण। तो बिजनेस टूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कच्चे माल की प्राप्ति करेंगे। बिना कच्चे माल के तो आगे सामान बन ही नहीं पाएगा। कच्चा माल आ गया तो उत्पादन करेंगे, यानी कि चीज़ बननी शुरू हो जाएगी। वो चीज़ बन गई तो अब हम क्या करेंगे, बिक्री करेंगे। जितनी भी बिक्री की यूनिट हैं, गोदाम से लेकर बाजार तक, उन सबसे जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, पुनः प्राप्ति। उत्पाद कंटेनर और पैकिंग होगी। पैकिंग के बाद उनका रिसाइकिल होगा और आफ्टर दैट फिर से, और फिर पुनः चक्रण, फिर से रिसाइकलिंग, लॉजिस्टिक्स। तो विश्वव्यापी जितनी भी कंपनियां, इनके पास ग्राहकों द्वारा चयन करने, खरीदने और वितरण आपूर्तियों के लिए अनेक संभारण होते हैं। और इन संभारणों की मदद से ही हम अपने बिजनेस मैनेजमेंट को, हम अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है। आई होप सो इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी हुई होगी। अगर नहीं समझ में आया हो चैप्टर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में और सरलता से बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।